हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भारत में हरित क्रांति। 1960 के दशक में उत्पन्न खाद्यान्न संकट ने परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि अपनाने की प्रेरणा दी। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए एक व्यूह रचना सृजित की गई, जिसमें उन्नत बीजों, उर्वरकों तथा कीटनाशकों के रणनीतिक उपयोग से कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए रणनीति अपनाई गई। फलतः वर्ष 1966-67 से कृषि क्षेत्र में एक नई तकनीकी परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, जिसे कृषिगत विकास की नई व्यूह रचना अथवा हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। अब हरित क्रांति देख लेते हैं। हरित क्रांति से आशय देश के सिंचित एवं असिंचित क्षेत्रों से अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीजों द्वारा कृषि उत्पादन में तीव्रतम वृद्धि करना है। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं तथा चावल के उत्पादन पर पड़ा। मोटे अनाजों एवं दलहनों के उत्पादन पर इसका प्रभाव सीमित ही रहा। हम कहने का मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा, जबकि जो मोटे अनाज थे उन पे जैसे ज्वार बाजरा इन सब पे कम पड़ा, मतलब सीमित रहा, मतलब एवरेज में। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषकों को हुआ। कहाँ कहाँ के? पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषकों को हुआ। हरित क्रांति से भारत को खाद्यान्न समस्या से निजात मिली तथा भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। अब हरित क्रांति से क्या फ़ायदा हुआ कि भारत को मतलब जो खाद्यान्न की समस्या थी वो जो है समाप्त हो गई, निजात मिल गई, मतलब समाप्त हो गई, और भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। कृषि यंत्रीकरण। जब कृषि कार्यों में पशु शक्ति एवं मानव शक्ति के स्थान पर बिजली, डीजल या पेट्रोल से चलने वाली यांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यह कृषि यांत्रिकीकरण कहलाती। कहने का मतलब जैसे पहले किसान क्या करते थे, पशुओं के साथ जैसे जोतते थे, अब जो है ट्रैक्टर आ गए हैं। तो कहने का मतलब जब यांत्रिकी का यूज हुआ तो जो है एक अलग जो है जब जैसे ट्रैक्टर का यूज किया गया तो ये एक प्रकार का कृषि यंत्रीकरण कहलाया। कृषि ऋण, एग्रीकल्चरल लोन। कृषि ऋण कई उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लिया जाता है, परंतु सामान्यतः उनको 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है: अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। अब अल्पकालीन ऋण क्या होता है? शॉर्ट टाइम लोन। यह वह ऋण है जो कृषकों को मौसमी लागत को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। अन्य शब्दों में अल्पकालीन ऋण वे ऋण हैं जो अधिकतम 15 माह की अवधि हेतु लिए जाते हैं। अल्पकालीन ऋण बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के क्रय हेतु लिए जाते हैं। यानी जैसे हम जैसे कोई किसान है और उसको ऋण चाहिए तो वो अल्पकालिक ऋण लेना चाहता है तो वो 15 माह के लिए उसको मिलेगा, है ना। वो क्या खरीदने के लिए लेगा? जैसे बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, इन सब क्रय के लिए, इसके क्रय के लिए यानी इनको खरीदने के लिए वो ऋण लेता है, अगर उसके पास नहीं है तो। फिर है मध्यकालीन ऋण। मिडिल टर्म लोन क्या होता है? यह वह ऋण है जो 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु लिए जाते हैं। मध्यकालीन ऋण कहलाते हैं ये ऋण अस्थायी परिसंपत्तियों के सृजन जैसे फार्म पर औजार की व्यवस्था करने, दुधारू पशु खरीदने, कुआं गहरा करने, भूमि सुधार आदि कार्यों हेतु लिए जाते हैं। तो जैसा कि बताया गया कि जैसे मान लीजिए हम औजार खरीद रहे हैं या फिर जो है दुधारू पशु खरीद रहे हैं, दूध देने वाले पशु खरीद रहे हैं, या कुआं गहरा करने की वो कर रहे हैं, या भूमि में सुधार करने के लिए ले रहे हैं, तो ऐसे ऋण जो है 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए लिए जाते हैं। ऐसे ऋण जिनको हम कौन सा ऋण कहते हैं? मध्यकालीन ऋण। थोड़ा लंबे समय के लिए होता है, 5 वर्ष लंबा समय होता है। आगे देख लेते हैं दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन।
यह वह ऋण है जो 5 से 20 वर्ष की अवधि के हेतु लिए जाते हैं। अब ये उससे भी लंबे, जैसे वो 5 वर्ष तक केवल लिया जाता था, अब ये 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के लिए लिए जाते हैं। तो 5 से अधिक वर्षों तक के लिए लिए गए हैं तो ये दीर्घकालीन ऋण कहलाते हैं। ये ऋण स्थायी पर संपत्तियों के सृजन के लिए, जैसे भूमि क्रय करने यानी जमीन खरीदने के लिए, भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए, ट्रैक्टर मशीनों को क्रय करने के लिए, मानी बड़ी चीज़ों को क्रय करने के लिए लिया जाता है ऐसे ऋण। फार्म पर खाद्यान्न संग्रहण के लिए, गोदाम, पशुशाला, कुआं निर्माण आदि कार्यों के हेतु लिए जाते हैं। यानी दीर्घकालिक ऋण जो है 5 से 20 वर्ष तक के लिए लिए जा सकते हैं। और जो क्योंकि ज़्यादा समय तक के लिए लिए जाते हैं इनको, इसलिए दीर्घकालिक ऋण कहलाते हैं। और फिर जो है इसमें क्या क्या, जैसे आप मशीन खरीदें, ट्रैक्टर खरीदें या किसी भूमि को खरीदें, तो इस तरह के जो है ऋण जो है इस उसमें लिए जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन में। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। भारत में कृषि ऋण के स्रोत। भारत में कृषि ऋण के स्रोत क्या क्या है? भारत में कृषि ऋण के स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, संस्थागत स्रोत एवं गैर संस्थागत स्रोत। स्रोतों में विभाजित किया गया है, मानी 2 स्रोत हैं। संस्थागत स्रोत लोन लेने का तरीका क्या है? संस्थागत स्रोत से लें या फिर गैर संस्थागत स्रोत से लें। दो उसमें विभाजित किया गया। अब संस्थागत स्रोतों में सरकार, सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं, जबकि गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार, व्यापारी, जमींदार, संबंधी आदि आते हैं। कहने का मतलब, जैसे संस्थागत स्रोत हैं, संस्थागत स्रोत वो भी होते हैं जैसे कि मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन ले, सरकार से लोन ले लिया, शहर सरकारी समितियों से लोन ले लिया, वाणिज्य बैंक से ले लिया, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आसपास होते हैं उनसे ले लिया, तो ये होते हैं संस्थागत स्रोत। लेकिन गैर संस्थागत में क्या होता है? आपने किसी सगे संबंधी से ले लिया, किसी व्यापारी से लोन ले लिया, किसी साहूकार से ले लिया, ये कैसे लोन होते हैं? संस्थागत, यानी संस्थागत ऋण होते हैं। ठीक है, ये संस्थागत स्रोत होते हैं, मतलब ऋण लेने के। सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान किया जाने वाला ऋण तकाबी कहलाता है। जब जब सरकार से हम लोन लेते हैं, क्या, फिर से सुन लीजिए, सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान किया जाने वाला, जो सरकार किसानों को ऋण प्रदान करती है उसको हम तकाबी कहते हैं। क्या कहते हैं? तकाबी। कभी कभी क्वेश्चन आता है तकाबी किसे कहते हैं या तकाबी क्या है? तो एक प्रकार का ऋण है। तकाबी वह ऋण है जो सरकार द्वारा कृषकों को फसल बुआई के समय दिया जाता है, यानी जब हम फसल बोते हैं उस समय दिया जाता है, तथा फसल कटाई के समय वापस ले लिया जाता है, तो इसको हम तकाबी ऋण कहते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, जो सरकार द्वारा कृषकों को फसल बुआई के समय दिया जाता है। तकाबी ऋण क्या होता है? जो सरकार द्वारा फसल बुआई के समय कृषकों को दिया जाता है, लेकिन फसल समय कटाई के समय वापस ले लिया जाता है। फसल बुआई के समय सरकार दे देगी, लेकिन जो है कटाई के समय वापस ले लेगी, उसको हम तकाबी ऋण कहते हैं। सहकारी साख समितियां, ये समितियां भारत में कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाले प्रमुख स्रोत हैं। भारत में सहकारी समितियों का विस्तार भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 के तहत अस्तित्व में 1904 के अस्तित्व में आने के बाद हुआ। भारत में सहकारी साख समितियों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं का पोषण तथा उनका साहूकारों के ऋण जाल से संरक्षण रहा है। सहकारी साख समितियों द्वारा कृषकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भारत में सहकारी ऋण का ढांचा त्रिस्तरीय है। भारत में सहकारी ऋण का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय है। इसमें शीर्ष स्तर पर प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक तथा प्राथमिक स्तर पर कृषि साख समितियां होती हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर कृषि साख समितियां होती हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए निधि एकत्र करना तथा सदस्यों में स्वावलंबन तथा मितव्ययिता की भावना को जागृत करना है। जिला सहकारी बैंकों के कार्यों का निर्देशन, समन्वय करने एवं ऋण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सहकारी बैंक
की स्थापना की जाती है। जो राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक होता है, इनके सदस्य केवल केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। यह आम लोगों को ऋण नहीं देता है। भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को दीर्घावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, यानी ज़्यादा समय के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। किस बैंक से? भूमि विकास बैंक से। भूमि विकास बैंक की स्थापना का उद्देश्य कृषकों को भूमि विकास कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराना तथा पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाना है। भूमि विकास बैंक भूमि को बंधक रखकर ऋण उपलब्ध कराता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या होती है? वित्तीय वर्ष 1998-99 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य, यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों की अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। योजना के अंतर्गत किसानों की वर्ष भर की कृषि वित्त आवश्यकताओं के अनुरूप एक साख सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। किसान उस साख सीमा के भीतर वर्ष भर में जितनी बार चाहे उतनी बार धन निकाल सकता है। किसानों को केवल निकाले गए धन पर ही ब्याज भुगतान करना होगा, यानी किसान जो धन निकालेगा उस धन पर ही ब्याज जो है भुगतान करना होगा। कृषि कीमतें क्या होती हैं? कृषि कीमतों से आशय कृषि उत्पादों की कीमतों से है। प्रमुख कृषि कीमतें इस प्रकार हैं: मंडी कीमत, सामान्य कीमत, अधिकतम कीमत, वायदा कीमत, वसूली कीमत, निर्गम कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उचित कीमत आदि। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी मंडी में कृषि जिन्सों की जो कीमत होती है उसे मंडी कीमत कहा जाता है। मंडी कीमतें अल्पकालीन कीमतें होती हैं। वस्तुओं के मांग के अनुसार पूर्ति समन्वय के लिए पर्याप्त समय मिल जाने के बाद जो कीमत मंडी में प्रचलित रहती है वह उस वस्तु की सामान्य कीमत कहलाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध कृषकों से होता है, जो कृषकों के लिए एक प्रकार की फसल बीमा कीमत होती है। इसके द्वारा सरकार उत्पादक कृषकों को यह आश्वासन देती है कि खाद्यान्नों की कीमत न्यूनतम नियत मूल्य से नीचे नहीं गिरने दी जाएगी, और यदि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरती हैं तो सरकार घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न को क्रय करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का उद्देश्य कृषि जिन्सों की कीमतों में गिरावट से होने वाली हानि से कृषकों की रक्षा करना तथा कृषकों को निश्चित आय प्राप्त कराना है, जिससे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की प्रेरणा बनी रहे। आगे देख लेते हैं। भारत में 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है, जबकि 2 अन्य फसलों के साथ केंद्र सरकार कुल 25 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार रबी एवं खरीफ फसलों हेतु घोषित की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। वर्ष 1965 में केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों की न्यूनतम कीमत निर्धारण के संदर्भ में सुझाव देने के लिए कृषि कीमत आयोग का गठन किया। 1965 में केंद्र सरकार ने किसका गठन किया था? कृषि कीमत आयोग का गठन किया था। ज्ञातव्य है कि जनवरी 1965 में दांतेवाला समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का सुझाव दिया था।
न्यूनतम समर्थन मूल्य का सुझाव किसने दिया था? दांतेवाला समिति ने दिया था। कब दिया था? जनवरी 1965 में दिया था। शुरू में इसका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया था, परंतु बाद में इसको एक स्थायी एवं परामर्शदात्री संस्था का दर्जा प्रदान किया गया, यानी दर्जा दे दिया गया। वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की घोषणा की। इस कृषि नीति में कृषि की लाभदायकता में वृद्धि करने तथा भारतीय कृषि को वैश्वीकरण से उत्पन्न भावी चुनौतियों से निपटने हेतु समर्थनवान बनाने को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। इस कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि को निजीकरण को बढ़ावा देने, अधिक निवेश करने, मृदा जल एवं जैव विविधता का संरक्षण करने आदि को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय कृषि नीति में ठेके पर खेती की पद्धति को अपनाना, भूमि को लीज पर देने की व्यवस्था, तकनीकी हस्तांतरण, पूंजी का अंतर्गमन तथा फसलों को नए बाजार में पहुंचाने आदि की रणनीति भी अपनाई गई है। राष्ट्रीय कृषि नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में लाभदायक टिकाऊ किस्म के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृषिगत विकास पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन NAFED, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा सभी राज्यों में इसके कार्यालय हैं। फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है और ये सभी राज्यों में इसका कार्यालय है। यह राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों का संग्रहण, विपणन तथा व्यापार करता है। कृषि जिन्सों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसी के द्वारा किया जाता है। नेफेड कृषि वस्तुओं का क्रय तथा विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से करता है। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप अपने कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।